ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आरटीई पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एनसीएफ, ठीक है, और एक पढ़ेंगे एनईपी। ये तीनों को आज कंप्लीट करेंगे और इससे क्वेश्चन आता है, ये आपके सिलेबस में है, देखे होगे आप लोग, देखें। तो आरटीई कब बना, ऐसे सन पूछा जाएगा तो आपको जानना है कब बना है, 2009, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फिर एनसीएफ का 2005, ठीक है, और उसके बाद एनईपी, एनईपी कब बना, 2020, ठीक है। सबका फुल फॉर्म अभी बताऊंगा, सबके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। तो आरटीई किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? राइट टू एजुकेशन। अब राइट टू एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून होगा। आरटीई की जैसे हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ क्या होगा, नियम होगा, नोट होगा। क्या नियम है, कोई बता पाएगा? नियम यह है कि भारत में 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है ना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। यह शिक्षा का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार है। तो इस अधिकार को लागू किया गया है। इसके लिए ना लोकसभा ने पारित किया है। अब कोई भी नियम कानून को कौन पारित करता है? देश में लोकसभा और राज्य में विधानसभा। तो लोकसभा ने पारित किया 4 अगस्त 2009। कब? 4 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन या फिर राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, मतलब सारे बच्चों को फ्री में आपको पढ़ाई कराना है। ये कब आया लोकसभा में? 4 अगस्त 2009 को आए। अब ये जो अधिनियम है इसको हम अब अगर बात करें तो अनुच्छेद 21A कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के अनुच्छेद 21A में इस चीज का वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या पढ़ाना है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो नियम है ये पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को ये जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का नियम है वो पूरे देश में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब ये जो 21A है ये संविधान का 86वां संविधान संशोधन है। तो ये भी जानना है, संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन है? तो 86वां संविधान संशोधन। तो ये सारा चीज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके आरटीई को बताया। अब क्या हुआ, एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया। क्या आया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया, जो 86 संविधान संशोधन, ये जो बता रहा हूं, ये 86 संविधान संशोधन के तहत 2002 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? कहने का मतलब यह है कि शिक्षा के अधिकार का अधिनियम जो है वो 86 संविधान संशोधन सन 2000 में संशोधित करके इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब शिक्षा का जो अधिकार है वो आया। तो शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से ईयर के बच्चों के लागू हुआ? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। फिर ये लागू करने के बाद कहा गया कि जो भी बालक है और बालिकाएं हैं उनको क्या दिया जाए, निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। ठीक है, पर इसके लिए बहुत सारे नियम कानून आप लोग सुनते होंगे कि आरटीई में इस स्कूल में इतना सीट है, ऐसा देखते हो। किसी स्कूल में सीटों की संख्या 10 है, 12 है, 5 है, तो वो गवर्नमेंट निर्धारित करता है वहां की जो टोटल कैपेसिटी है उसके आधार पर। तो इसी सबको हमको आज देखना है। फिर क्या हुआ, ये जो भारत है, हमारा जो भारत देश है, ये विश्व का इस शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत देश, विश्व का, भारत देश की बात कर रहे हैं, विश्व का 135वें नंबर का देश है जो किसको लागू किया है, शिक्षा के अधिकार को लागू किया है। समझ में आया क्वेश्चन? भारत ऐसा विश्व का कौन से नंबर का देश है जो शिक्षा के अधिकार को लागू किया है? कौन से नंबर का देश है? 135वें नंबर का देश है, ये जानना है। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम और संविधान से रिलेट करके देखते हैं। आप लोग सुने होंगे नीति निर्देशक तत्व, सुने हैं? संविधान का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुच्छेद 45 में, कौन से अनुच्छेद में?
अनुच्छेद 45 में भी किस चीज का वर्णन है, कोई बताएगा? जो 6 से कम वर्ष के बच्चे हैं, ये तो 6 से 14 चल रहा था, ये वाला अनुच्छेद बोला कि 6 से कम वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा 45 के तहत। और 21 के तहत क्या बोला गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो 45 वाला है वो आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि 6 से कम वाला है और वो 6 से 14 वाला है। अब ये जो आरटीई अधिनियम है ना, वो 1 से 8 कक्षा, क्या 1 से 8 कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्था में लागू है। समझ गए? 1 से 8 तक के बच्चों का आपको फ्री में पढ़ाना है। यह नियम सरकारी में भी लागू है और प्राइवेट में भी लागू। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे, क्या जितने भी प्राइवेट संस्था है, सबको कुछ ना कुछ परसेंटेज बच्चों को फ्री में पढ़ाना पड़ता है ना, पर उसका कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तभी पढ़ाया जाता है। ये समझ में आ रहा है आपको? 1 से 8 सरकारी और गैर सरकारी। उसके बाद इस नियम के तहत, अब इसका नियम कानून बनेगा, 25% सीटें, कितना सीटें? 25% जो सीट रहता है वो अब कैटेगरी आएगा, एसटी, एससी और ओबीसी, इनके लिए क्या रहेगा? आरक्षित रहेगा। 25% सीट किसके लिए आरक्षित रहेगा? एसटी, एससी, ओबीसी और इसके साथ साथ बीपीएल कार्ड धारक, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, अब कुछ अपवाद होगा तो उसको ध्यान नहीं देना कि मेरे पहचान वाले का हो गया था लेकिन गरीबी रेखा वाला नहीं, ऐसा थोड़ा उसको निकाल देते हैं, वो सब अलग चीजें हैं। लेकिन नियम में यह है कि 25% क्या दिया जाएगा? छूट दिया जाएगा। उसके बाद बाकी की सीटों में पेड एडमिशन होगा। ठीक है, फिर ये जो आरटीई है ये कहता है कि प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है, बोलता है। आरटीई क्या बोलता है? जितने भी, जैसे क्लास में 80 बच्चे हैं तो कितने टीचर होने चाहिए? 2। 120 बच्चे हैं तो 3, 160 बच्चे हैं तो 4। इस तरह से टीचरों की संख्या का अनुपात, मतलब 1:40 ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, फिर क्या हुआ? आरटीई का जो कक्षा है, जैसे कि मानक कक्षा हम 5वीं के लिए मानते हैं, मानक कक्षा जैसे 1 से 5वीं है, 1 से 5वीं होगा तो 1 से 5वीं के लिए भी क्या यही अनुपात है? नहीं है, 1 से 5वीं के लिए 30:1। ठीक है, 1 से 5वीं के लिए स्पेशली पूछा जाएगा तो 30 छात्रों के पीछे कितना टीचर होना चाहिए? 1 टीचर होना चाहिए, ये बोला गया। और 6वीं से 8वीं के लिए बोलेगा तो अलग से 6 to 8 बोलेगा तो 35:1। सबका मतलब अलग अलग बता रहा हूं अभी सर। आप बोलेगे 40 में 1 रहेगा, फिर बोल रहे हो कि 30 में 1 रहेगा, फिर बोल रहे हो 35 में 1 रहेगा। कैसे हो रहा है ऐसा, बताइए? तीनों का मतलब कैसे कैसे हो रहा है? ये अनिवार्य होना चाहिए बोला है। आरटी ने क्या बोला है? अनिवार्य होना चाहिए। किस चीज के लिए? गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। रखने के लिए। लेकिन ये लागू है, ये क्या है? लागू है कि 1 से 5वीं तक के लिए 30:1 होना चाहिए और 6वीं से 8वीं के लिए। ठीक है, ये बहुत काम का है, एग्जाम में आया कई बार। ठीक है, अब ये भी कहा गया है कि 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गणित का शिक्षक, एक विज्ञान का शिक्षक, अलग अलग ना, गणित वाला विज्ञान नहीं पढ़ाएगा, एक गणित का शिक्षक, एक विज्ञान का शिक्षक और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक अनिवार्य। ऐसा नहीं है कि मेरे को सब आता तो मैं सबको पढ़ा दूंगा, अब किसी की जरूरत नहीं है। ये नियम में है कि अगर 6वीं से 8वीं तक का कोई स्कूल है तो उसके लिए एक जन गणित वाला सेपरेट, जिसका क्वालिफिकेशन आप लोग जानते हो, गणित में बीएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए अभी के हिसाब से, और एक विज्ञान वाला मतलब बायोलॉजी में बीएससी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए।
एक सामाजिक विज्ञान वाला मतलब आर्ट्स वाला होना चाहिए, और तब वो इस चीज का टीचर बन सकता है। हमारा मिनिमम क्वालिफिकेशन, हम टीचर की पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन पहले से ही नियम बना हुआ है कि 6वीं से 8वीं तक पढ़ने वाले के लिए ये टीचर अनिवार्य है। लेकिन लास्ट टाइम जो भर्ती हुआ था 6वीं से 8वीं वाला टीचर कोई भी कुछ भी दिला लो, है ना। मान ले जाए आपका नंबर अच्छा आ गया है, आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आप आर्ट्स वाले रहो, चाहे बायोलॉजी वाले रहो, या फिर एग्रीकल्चर वाले रहो, सबको अब मान लीजिए किसी को किसी स्कूल में पोस्टिंग मिल गया और वो बोल रहा है मेरे को क्या पढ़ाने आता है, तो जो भी पढ़ाने आता है आप पढ़ा लें। इसीलिए इस चीज में भी थोड़ा सा विवाद चल रहा था। सुधरने का उम्मीद है कि जिनका जो सब्जेक्ट था वो मिले। लेकिन नियम क्या कह रहा था कि 6वीं से 8वीं तक के स्कूल में ये 3 टीचरों का होना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त तो बाकी तो रहेगा ही, ये आपको बहुत जरूरी। समझ में आ रहा है? अब ये जो आरटीई है ना, ये जो आरटीई हमने पढ़ा, इस आरटीई में टोटल अध्याय हैं 7 अध्याय। कितने अध्याय हैं? आरटीई में अध्याय की संख्या 7 और अनुच्छेद की संख्या 38 है। आरटीई में कितना अध्याय है? 7 अध्याय है, और अनुच्छेद की संख्या कितना है? 38। और अनुसूची 1 है। अनुसूची कितना है? 1 है। जैसे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान में 22 भाग है, 12 अनुसूची है और 395 अनुच्छेद है। याद आ रहा है? वही चीज को मैं बताया कि आरटीई में 7 अध्याय है, ठीक है, 38 अनुच्छेद है, और अनुसूची की संख्या कितना? 1 है। आप भारत के संविधान से कंपेयर करके याद रख सकते हो, इसलिए मैं ऐसा बताया हूं। ठीक है, बन जाएगा। अब आपको एक एक करके मैं जो 7 अध्याय है उसको याद करवाने वाला हूं, क्योंकि देखो अब परीक्षा में ना सरल सरल पूछने का उम्मीद को छोड़ देना है। ऐसी वाला नहीं पूछेगा कि आरटीई में कितने अध्याय है, कितने अनुच्छेद है और कितना अनुसूची है। ऐसा अगर पूछेगा तो आप लोग तुरंत लगा दो। वो पूछेगा कि आरटीई के अध्याय 3 में क्या चीज का वर्णन है, 4 ऑप्शन लगाएगा। तो अब तो क्वालिटी वाला गुरुजी बनेंगे। ये वाला क्वेश्चन को अगर बनाएंगे कि आरटीई के अध्याय 4 में क्या चीज का वर्णन है, तो कौन बना पाएगा? जो पूरा 7वां अध्याय एक एक चीज याद करके जाएगा। अभी आपको मैं याद करवा रहा हूं, देखिएगा कैसे याद हो जाएगा। मिल जाएगा, परेशान नहीं, पूरा आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? आरटीई के कितने अध्याय? 7। तो यहां से हम काउंट करते हैं एक एक करके। लिखना क्या नहीं है, सुनना है बस। अध्याय 1 कथा जैसे सुनना है, घर में जाके लिखना है। ठीक है, ठीक। 4 का ही पहले बात करते हैं। अब अध्याय 1 में क्या रहता है जी? किसी भी चीज का अध्याय 1 में प्रस्तावना रहता है या भी परिभाषा रहता है, इसीलिए इसको पेपर में नहीं पूछा जाता, नहीं आएगा। एक तो अध्याय कोई काम का नहीं, जो परीक्षा में नहीं आएगा। थोड़ी ना पूछेगा अध्याय 1 में क्या है, तो अध्याय 1 में आरटीई की परिभाषा है, आप लोग बना डालोगे, नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा है अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 बहुत आईएमपी है। इसी अध्याय में बताया गया है कि बच्चों को क्या देना है? निःशुल्क शिक्षा देना। ये बहुत आईएमपी। आपसे पूछा जाएगा कि आरटीई के किस अध्याय में निःशुल्क शिक्षा देने का वर्णन है? अध्याय 1, 2, 3, 4। ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन। क्या आएगा आंसर? अध्याय 2 आएगा। ठीक है, उसका अध्याय 3 में कहा गया है कि केंद्र और राज्य। आपको पता है केंद्र से संबंधित कुछ स्कूल होता है, जैसे एकलव्य स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, और राज्य से संबंधित कुछ स्कूल होता है, और स्थानीय कुछ स्कूल होता है। जैसे यहाँ के कुछ स्कूल का नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन किया। केंद्रीय, राज्य और सरकारी, यहाँ के बहुत सारे प्राइवेट स्कूल। और उसके बाद इसके अतिरिक्त इसमें और कौन सम्मिलित होते हैं? अभिभावक, सबके माता पिता। इनका उत्तरदायित्व, इनका क्या उत्तरदायित्व है, इसका वर्णन किसमें है? कि केंद्र वाला स्कूल क्या पढ़ाएगा बच्चों को, राज्य वाला क्या पढ़ाएगा, जो स्थायी स्कूल बनाए जाते हैं, है ना, अभिभावक लोगों का, इन सब का उत्तरदायित्व किसमें वर्णन है? 3 में वर्णन। अब 4 में बोला गया जो स्कूल है और वहां के जो शिक्षक हैं, इनका क्या उत्तरदायित्व है।
समझ गए कि स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को किस तरह से वो ध्यान देगा, शिक्षक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अध्याय 4 में समझ में आ रहा है। पहले में प्रस्तावना, दूसरे में निःशुल्क शिक्षा देंगे, तीसरे में केंद्र राज्य स्थायी अभिभावक लोग का उत्तरदायित्व, चौथे में स्कूल और वहां के जो शिक्षक हैं उनका उत्तरदायित्व। ऐसे सीक्वेंस से याद रखना, रटना उठना नहीं है, बन जाएगा पेपर में, ऐसे सीक्वेंस जमाना। ठीक है, फिर क्या आ गया, 7 है बोला हूं, तो 4 के बाद हम 5 लगा देते हैं, फिर अध्याय 6, फिर अध्याय 7। अब यहां तक का तो रिलेशन बन गया है, परिभाषा आया, निःशुल्क आया, केंद्र राज्य है, स्कूल शिक्षा है, उसके बाद क्या आया, उन लोगों की उत्तरदायित्व। अब नेक्स्ट वाले में बोला है कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम को पूरा करना। सही बात है, बोला जाता है ना भाई, प्रिंसिपल जी जब मीटिंग लेते हैं तो गुरु जी लोग को क्या बोलते हैं, 3 महीना हम कक्का पढ़ाए, बता थोड़ा, खड़े कर देते, बोलता है ना। फिर आप बताते हो कि 4 चैप्टर पढ़ाए, तो बोलता है 6 चैप्टर आपका टारगेट था, 4 कैसे पढ़ाए। होगा आप लोग का मीटिंग में याद है, गुरु जी बनोगे तो पूछा जाएगा कौन कौन पढ़ाया है गणित का टेबल लेवल, कौन कौन पढ़ाया है चल रहे मटके टमक, कौन कौन पढ़ाया है इंग्लिश का, ऐसे कर पूछेंगे प्रिंसिपल। यही है अध्याय 5 में बोला गया है कि आपको जो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को क्या किया जाएगा, पूरा कंप्लीट करो, यह आपका टारगेट है। इसके कौन से अध्याय के तहत, 5वें के तहत। फिर 6वें में बोला गया है बाल अधिकार का संरक्षण। समझ में आया, बच्चों के अधिकार का क्या करना है, कहने का मतलब बाल अधिकार का संरक्षण, मतलब उसका जो अधिकार है उसको बना रखना है, काम काज नहीं करवाना है। 0 से 14 वर्ष के श्रमिकों को देखे हो ना, वही तो अधिकार है। मतलब इस अधिकार के तहत बच्चों को आपको अपने कारखाने में काम नहीं करवाना है, फैक्ट्री अधिनियम वही बोल रहा है, बाल अधिकार के संरक्षण को बना के रखना है। और 7वां वाला जो है, ज्यादा काम करनी है, अन्य प्रासंगिक बातें। तो देखो 2 ठोक तो कोई काम करी, कौड़ी काम करी हमारे भाषा में। बचा कितना, 5, जिसमें से दूसरा वाला तो आप उसी चीज को पढ़ रहे हो, जो चीज है टॉपिक है निःशुल्क शिक्षा, कौन सा अध्याय 2, 3 तो कोई काम करनी। बचा क्या, ये 3, तो इसमें किनका उत्तरदायित्व है, स्कूल का, केंद्र वाला, राज्य वाला, स्थायी वाला, विभाग वाला। चौथा वाला स्कूल और शिक्षक का उत्तरदायित्व। 5वां वाला पाठ्यक्रम को पूरा करना है। तो इस तरह से 3 तो कोई काम करनी है और 3 तो अपने को याद हो गया ना। तो ऐसे आपको पूरा कंप्लीट याद रखना, जितने भी अध्याय हैं उसको। क्लियर है, तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आरटीई का अध्याय। अब हम देखते हैं कि इस आरटीई में और कुछ है क्या, तो है शिक्षक की क्या भूमिका है। नियम बना है पूरा, आरटीई बोल देने से बस नहीं हो जाएगा, आरटीई का पूरा नियम बना हुआ है कि कोई शिक्षक क्या काम करेगा, किस नियम के अधीन काम करेगा, सारा बना हुआ। पहला काम, शिक्षक का सबसे पहला काम है समय अनुसार पाठ्यक्रम को क्या करवाना, पूरा करवाना, एक काम। दूसरा, समय सारणी के अनुसार चलना खुद को। जब 3:30 बजे क्लास है तो पता चला 3:45 बजे आ रहे हैं, धीरे से, ठीक, पूरा मार के। पहले वाले, अभी वाले लोग, गुरु जी लोग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। कितने बजे क्लास है, 3:30, अब पहुंचे कितने बजे, 3:45, धीरे से। उसके बाद फिर 4:30 तक पढ़ाना, तो 4:15 बजे फिर से आता हूं, तो वो सब नहीं चलेगा। क्या है नियम, पाठ्यक्रम को सही कंप्लीट करवाना है नियम के अनुसार, और उसके अतिरिक्त आपको क्या करना है, समय सारणी का विशेष ध्यान देना है। दूसरा कि इनके द्वारा जो अध्यापक का मूल कर्तव्य है कि बच्चों के साथ खेल में ही चीजों को सिखाना है, मतलब किसी भी चीज का ज्यादा बोझ नहीं देना है। जैसे हम लोग को बहुत टेंशन आता है, गुरुजी बन जाएंगे तो अपने टेंशन को उसको दे देंगे, आज मेरा मूड खराब है, तुम लोग ये वाला होमवर्क को कीजिए, ऐसा गुरुजी लोग दूसरे किस्सा को बताते हैं। स्कूल में जा रहे थे, घर में अपन लड़के आए और दिमाग खराब किसका करेगा, तो ये सब मत करना, ये सब आरटीई नियम में नहीं। अपने गुस्सा किसके पास रखना है, बच्चे गिफ्ट नहीं लेना,
पता चला मैं तो गुरुजी बन गया, मेरे मेरे कौन क्या करेगा। तुम लोग अब अपना अपना होमवर्क कीजिए, मैं अपना मोबाइल चलाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। नियम में लिखा हुआ है कि समय के अनुसार क्या करना है, पाठ्यक्रम को पूरा करना है, और जो भी टीचर हैं उनको उस विद्यार्थी के साथ और उसके पालक के साथ विशेष तरह का संबंध बनाकर रखना है और आपस में कम्युनिकेट करना है। ठीक है, क्लियर है। अब ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। हमने क्या पढ़ लिया, आरटीई 2009। इसके बाद हम देखेंगे नया टॉपिक एनसीएफ 2005। क्या देखेंगे, क्या है, नेशनल करिकुलम और फ्रेम। चलिए, तो जो ये एनसीएफ है ये कब बना है, कब बना है, 5 में की 4, कोई 4 बोले, 5 है, तो 5 में ही बना है, इसीलिए इसमें 5 अध्याय है। कितने अध्याय हैं, देखिए एक याद हो गया, याद करने का तरीका कि 5 में बना है, कितने अध्याय है, 5 अध्याय है। अब ये जो 5 अध्याय है इसमें किस किस बातों में ज्यादा जोर दिया गया है, ऐसे याद करते हैं कि एनसीएफ के 5 अध्याय में क्या क्या बताया गया है। पहला परिप्रेक्ष्य बताया गया, क्या बताया गया है, परिप्रेक्ष्य बताया गया। ठीक है, हिंदी का वर्ड है, क्या होता है परिप्रेक्ष्य, होता है सापेक्ष, अलग खोज क्या आना है हिंदी का, नहीं बताऊं, परिप्रेक्ष्य। फिर दूसरा है सीखना और ज्ञान, क्या है, सीखना व ज्ञान, ये दूसरे अध्याय में इसका वर्णन। तीसरे अध्याय में बताया गया है कि जो पाठ्यक्रम है उसका क्षेत्र, पाठ्यक्रम का क्षेत्र, कि पाठ्यक्रम सही दिशा में बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है। ठीक है, और पाठ्य चर्चा, पाठ्य चर्चा मतलब पढ़ने की चीजों का चर्चा करना, और स्कूल की इसी में है अवस्थाएं, ये स्कूल का कंडीशन कैसा, ये 3 चीज इसमें बताया गया। ठीक है, उसके बाद चौथा में बोला गया है कि विद्यालय व कक्षा का वातावरण, सही बात है ना, इंपॉर्टेंट होता है कि विद्यालय कैसा है और कक्षा का वातावरण कैसा है। जैसे यहीं पर जोर से डीजे बजाएंगे तो पढ़ने का मन करेगा, वातावरण खराब हो गया। तो विद्यालय का भी माहौल, इसीलिए विद्यालय को गांव से दूर थोड़ा बनाया जाता था पहले, वही विद्यालय और कक्षा का वातावरण क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और व्यवस्था गत सुधार, जो भी चीजें जरूरत लगे उसको क्या करना है, सुधार करना है। तो ये एनसीएफ 2005 के 5 अध्याय में वर्णन। ठीक है, अब ये जो एनसीएफ 2005 है ये और क्या क्या कहता है, ये कहता है कि रटने की विधि को स्थानांतरित कर दिया जाए। जो मैं बार बार बोलता हूं, चीजों को क्या करना है, समझना है। पहले ये एनसीएफ ने यही बताया है, एनसीएफ का जो परिप्रेक्ष्य है वो यही बोला है, रटने को क्या करना है, खत्म करना है। रटने को क्या करेंगे हम लोग, खत्म। पूरा रॉन्ग है, रटना वटना नहीं है, क्या करना, चीजों को समझने की कोशिश करना। दूसरा, स्कूल का जो माहौल है उसको बाहर के माहौल से, जनजीवन से जोड़ना है। बाहर के जो जनजीवन है उससे जोड़कर पढ़ाना। जैसे मैं बार बार आप लोगों को कुछ कुछ बताता हूं तो थोड़ा लगता होगा, लेकिन अलग एग्जांपल दे के बताता हूं ताकि जो पढ़ाई है उसको आपके नॉर्मल चीजों से जोड़ जाए। वही बोला, स्कूल को बाहर के जनजीवन से क्या करना है, जोड़ना। उसके बाद कक्षा में किसी चीज को आपको सिखाना है तो उसके लिए कुछ सामानों को इकट्ठा करके बताना है। जैसे नंबर ही सिखाना है तो जैसे 100 तक नंबर सिखाना है तो कुछ ऐसे छोटे छोटे 100 चीज को कलेक्ट कर लिया और उसको गिन गिन के बताया कि 100 ठोक 1-1 रुपए का क्वाइन रख लिया, और उसको आप गिन गिन के बच्चे को बताओगे ना तो बहुत ज्यादा अच्छे से सीख जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में होगा गुल्लक, सबके घर में होगा, आपको अपने बच्चे को सिखाना है प्लस करना। 100 ठो गुल्लक मतलब 100 ठो सिक्का है उसमें, और आपको अपने बच्चे को प्लस करना सिखाना है
तो आप उसको बोल दीजिए कि आप काउंट कीजिए बेटा कि उसमें एक के कितने सिक्के हैं। सही बात है। उसको बोलिए कि 2 के कितने सिक्के, उसको बोलिए कि 5 के कितने सिक्के हैं, और 10 के कितने सिक्के हैं, और 20 के कितने सिक्के हैं। अब उसके बाद इसको सबको 1 इंटू 20 ऐसे करके सबको प्लस करके फिर जोड़वाइए। देखिए उसको इंटरेस्ट आएगा, तो बच्चे लोग को पैसा देख के बहुत इंटरेस्ट आता है, चॉकलेट वाला चीज है करके आता है ना, तुरंत पता चल जाता है। फिर धीरे से ऐसे जब जोड़ेगा घटाएगा तो उसका इंटरेस्ट बने। तो सामान को एकत्रित करके चीजों को सिखाना, ये भी क्या है एनसीएफ का क्या है परिचय। मतलब चीजों को पढ़ाने के तरीकों को थोड़ा क्या करना है, चेंज करना है, और कोशिश करना है कि अपने लोकल लैंग्वेज में चीजों को बताया जाए, तब ज्यादा अच्छे से समझते हैं। अपनी भाषा में, जैसे उड़िया के लोग हैं तो उड़िया भाषा में उनको ज्यादा चीजें समझ में आता है, आंध्रा वाले तो आंध्रा भाषा में, छत्तीसगढ़िया लोग को अब छत्तीसगढ़िया नहीं बताना, हिंदी बताना। ठीक है, तो ये आपका एनसीएफ के कुछ कुछ पॉइंट है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि ये कहता है एनसीएफ की छात्रों के मन में एकता अखंडता की भावना लाना है, देश हित की भावना लाना है, ये कह रहा है नियम। नेशनल लिखा हुआ है, नेशनल लिखा तो देश के बारे में बात करेगा, और बोलेगा समाज के बारे में भी बताइए, जाति धर्म इस सब चीज के बारे में बताना है बच्चों को। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका एनसीएफ में वर्णन है, और कुछ विशेष नहीं है, बस अध्याय का नाम ही है जो आपको जानना है। इसके अतिरिक्त तो मेरे ख्याल से और कुछ विशेष जानने की जरूरत नहीं। क्लियर है? चलिए अब नया टॉपिक क्या बच गया, एक तो एनईपी। एनईपी क्या है, इसका फुल फॉर्म भाई एनईपी का बताइए। नेशनल, अभी भी आया था एनई, क्या बोले, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, नया नियम बना है, नई शिक्षा पद्धति आया था, नियम आया करके बहुत सारा कानून आया था। तो ये जो एनईपी है, इसको, इसके बारे में बहुत सारा चेंजेस हुआ है। सबसे पहले ये जो नियम कानून चलता था वो 1968 के तहत चलता था। कैसे चलता था? 1968। फिर इसमें चेंजेस हुआ 1986 में। कब चेंजेस हुआ? 68, फिर 86 में चेंजेस हुआ, फिर 1992 में फिर से संशोधित किया गया। 68, फिर 86, फिर 92, उसके लगभग 34 साल बाद 1992 में लिखता हूं, तो 1992 के कितने साल बाद 2020 आया? 34 साल। ये बताना चाह रहा हूं, हो रहा है क्या 34 साल? थोड़ा काउंट करो तो 92, लगभग मानना, थोड़ा 88 के आसपास अपन ऐसा है। तो लगभग 34 साल बाद क्या हुआ? नया परिवर्तन आया जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और कब कब चेंजेस हुआ उसको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? 1968, 1968 में, फिर 1986 में, फिर 1900, ये 3 संशोधन किया गया। और तीनों संशोधन के बाद क्या बनाया गया? 2020 में नया संशोधन बनाया करके एनईपी बनाया गया। और इस एनईपी में क्या क्या नियम बनाया गया, कोई बताएगा क्या? पहला, इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है? एनईपी का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है? भारत की जो शैक्षणिक शक्ति है उसको महाशक्ति में कन्वर्ट करना, मतलब अच्छा बनाना है। एक शब्द में है कि भारत का जो शिक्षा पद्धति है उसको क्या करना है? अच्छा बनाना है। लेकिन अच्छे वर्ड में क्या बोलेंगे कि भारत का जो शिक्षा है उसको वैश्विक स्तर में हमको क्या बनाना है? महाशैक्षिक बनाना है। या फिर आप बोल सकते हो कि सार्वभौमिकरण की दिशा में आगे बढ़ाना है। सीधा कहना है कि शिक्षा के स्तर को बहुत उच्च स्तर पर पहुंचाना किसका उद्देश्य है? एनईपी का उद्देश्य। ठीक है, यही तो बोलेंगे। उसके बाद ये जो नई शिक्षा नीति है ना, इसको अभी कौन से मॉडल में शिक्षा चल रहा था, कोई बताएगा? अभी किसी मॉडल में शिक्षा चल रहा था क्या? 10+2 मॉडल बोला जाता है। लेकिन अब जो शिक्षा पद्धति चल रहा है, जो आया है 5-3-3-4, इसी को पूछता है। जो अभी का फॉर्मूला बना है 5-3-3-4, ये शिक्षा पद्धति अभी लागू किया गया है। ये क्वेश्चन है कि आपका जो एनईपी है उसका शिक्षा पद्धति का फार्मूला क्या है? 53
34 ऐसे आ जाता है, 5334 इस पर चल रहा है। फिर इसमें वो नियम कैसे बनाया कि 3 साल के जो बच्चे हैं वो कहां पढ़ेंगे, आंगनबाड़ी में पढ़ेंगे। कहां पढ़ेंगे, इसी को अब मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से ईयर के बच्चे कहां कहां पढ़ेंगे, वो आपका एनईपी में वर्णन है। अब 3 साल के बच्चों को आप कहां पढ़ाते हैं, ठीक है, और PP1 वाला मत बताना भाई, ये नॉर्मल चल रहा है सब, ठीक है। 3 साल के बच्चे को आंगनबाड़ी में पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही डिवाइडेशन किया गया। जब हम पढ़ाते थे 12वीं तक तो थोड़ा सा कैटेगराइजेशन अलग अलग है। फिर ये बोला है कि 2 ईयर को फिर से बांटा है, कैसे, 1 और 2, मतलब दूसरा नंबर है। इसमें क्या आएगा, 6 से 8। अब बच्चा बड़ा हो गया, ये पहले नंबर में 3 साल में आंगनबाड़ी, दूसरे नंबर में 1 से 2 में भाग विभाजित कर दिए, ये 6 से 8। 6 से 8 का बच्चा कहां पढ़ेगा, स्कूल में ही पढ़ेगा। फिर तीसरा नंबर में आता है, फिर इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, जब बच्चा बड़ा होकर पढ़ने लगेगा, 6 से 8 में ही पढ़ेगा भाई। पहले 6वीं पढ़ेगा, फिर 7वीं पढ़ेगा, फिर 8वीं पढ़ेगा, 8वीं पढ़े बाद फिर 9वीं पढ़ेगा, फिर 10वीं पढ़ेगा, फिर 11वीं और 12वीं। कहने का मतलब वही है, लेकिन ईयर में चेंजेस किया गया। इस बार क्या किया गया, ईयर में चेंजेस किया गया है कि कौन से ईयर के बच्चे को कैसे पढ़ाना। जैसे वो कहा है कि 9 to 12 के जो बच्चे हैं उसका उम्र 14 से 18 वर्ष होना चाहिए। पहले भी लगभग इतना ही था, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो ईयर में तो चेंजेस कर ही नहीं सकते, अब बच्चा तो वही पढ़ेगा ना, चाहे छोटा रहेगा कि बड़े, आप फार्मूला को चेंज कर सकते हो। तो ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। फिर क्या किया गया, जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है ना उसको लचीला बनाया जाए ताकि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए और उसका हम प्रैक्टिकल अप्रोच कर सकें। शैक्षिक पाठ्यक्रम को क्या बनाया जाए, लचीला बनाया जाए, बहुभाषावाद बनाया जाए, मतलब सब राज्यों में पढ़ाई एक तरह से हो। हमारे राज्य में भी जैसा पढ़ाई हो रहा वैसी भारत के सारे राज्यों में पढ़ाई एक ही हो, बहुभाषावाद बनाया जाए। और जो इसका मूल्यांकन है, मूल्यांकन मतलब रिपोर्ट या रिपोर्ट, इसको 360 डिग्री तैयार किया जाए। कैसा तैयार किया जाए, 360 डिग्री तैयार किया जाए ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास अच्छे से हो सके। आप उसको देखो कि सब चीज आता है, लिखने आता है कि नहीं, पढ़ने आता है कि नहीं, दौड़ने आता है कि नहीं, बोल पाता है कि नहीं। आजकल चल रहा ना ओरल, रिटर्न, मानसिक चेतना, हम लोग पढ़ते हैं, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, सब शुरू से ही है। तो ऐसे ही 360 डिग्री बच्चे का क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है। ये किसके अनुसार सब चल रहा है भाई, एनईपी के अनुसार। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से जानना है एनईपी, एनसीएफ और आरटी के लिए। उसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो समझ में आएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। लेकिन ये आपके सिलेबस में बहुत साफ साफ लिखा है, मतलब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है।